Hello beta, welcome to physics classes and beta today we will focus on polygon law of vector addition। तो बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस किया था। तो बेटा टू वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो हमारे पास दो बेसिक रूल हैं, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा अगर दो वेक्टर आपके ट्रायंगल की टू साइड्स के अलोंग आएंगे तो हम वहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। तो अगर टू वेक्टर्स आपके पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आएंगे तो वहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो अगर वेक्टर्स आपके पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आएंगे तो वहां हम कौन सा रूल यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर टू वेक्टर्स आपके ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो वहां हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा एक न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन था, वी हैव गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 3 न्यूटन और इस ऑब्जेक्ट के वेट को दो स्ट्रिंग आपकी बैलेंस कर रही हैं। एक स्ट्रिंग कैसी है, हॉरिजॉन्टल है जो यहां फिक्स है, और एक स्ट्रिंग आपकी इस टाइप से इंक्लाइन है और ये विद वर्टिकल कितना एंगल बना रही है, दैट इज 30 डिग्री। और ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। तो अब हमें यहां पर ऑब्जेक्ट का वेट गिवन है, तो वेट को आप F1 ले लो, फोर्स। अब इस वेट को बैलेंस करने वाली रॉप कौन कौन सी हैं, रॉप नंबर 1 एंड रॉप नंबर 2। तो बेटा रॉप नंबर 1 में आप फोर्स एज्यूम कर सकते हो कि रॉप नंबर 1 किस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, वो फोर्स आप अपने आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये फोर्स आपका क्या हो जाएगा, F3, और ये हो जाएगा F2। तो ये आपकी अजम्पशन है कि आप यहाँ F2 लोगे या F3 लोगे, ये आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पर F1 को कौन कौन से फोर्सेस आपके बैलेंस कर रहे हैं, F2 और F3। तो F2 आपका पुलिंग फोर्स किसके अंदर है, रॉप नंबर 2 के अंदर है, और F3 आपका पुलिंग फोर्स किसके अंदर है, रॉप नंबर 1 के अंदर है। तो बेटा अब हमें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। अब अगर ये रेस्ट पे है तो इन तीनों फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है। तो इन दोनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, F3 के इक्वल होगा। तो F1 F2 का सम, F1 F2 का सम किसको बैलेंस करेगा, F1 F2 का सम F3 को बैलेंस करेगा। इसका मीनिंग यहां पर टू फोर्सेस का सम तीसरे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तीसरे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F2 प्लस F3 इक्वल टू माइनस F1। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो बेसिकली आपकी दोनों इक्वेशन ठीक है कि टू वेक्टर्स का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट आएगा, थर्ड वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहां पर अगर हमें F1 गिवन है तो F2 और F3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, F2 और F3। हमें यहां पर क्या निकालना है, F2 और F3। और यहां हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, दैट इज लेमेज थ्योरम, दैट इज लेमेज थ्योरम। तो हम यहां पर लेमेज थ्योरम लगाएंगे और यहां पर F2 और यहां पर हम F2 और F3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आप चेक करते हैं कैसे आंसर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू लेमेज थ्योरम F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अब ये अल्फा एंगल किस किस के बीच में है, एंगल
बिटवीन F2 एंड F3, और बीटा किसके बीच में है? एंगल बिटवीन F1 एंड F3, और गामा एंगल किसके बीच में है? एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा ये एंगल किन किन वेक्टर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब दोबारा से फिगर बनाएंगे। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, यहां फोर्स आपका F2 है, यहां फोर्स आपका F1 है, यहां ये एंगल अगर 30 है तो यहाँ ये एंगल भी क्या होगा? 30 होगा। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ जो वेट है वो नीचे आ रहा है, दैट इज 3 न्यूटन। तो ये वाला फोर्स आपने क्या लिया है? दैट इज F1। अब F1 और F2 के बीच में एंगल क्लियरली विजिबल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या होगा? इट इज 90। तो F1 F2 के बीच में एंगल कितना है? दैट इज 120 डिग्री, दैट इज 1। बेटा ये F3 होगा, ये F3, तो ये F3 है, तो F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब बारी आएगी F1 और F3 की, ये एंगल आपका रिमेनिंग बचेगा 150 डिग्री। इसका मीनिंग 360 डिग्री माइनस 210 एंड इट इज इक्वल टू 150 डिग्री। इट इज इक्वल टू 150 डिग्री। चेक कर सकते हो, ये 120 प्लस ये 90, तो इट बिकम्स 210 और 360 माइनस 210 इक्वल टू 150 डिग्री, इक्वल टू 150 डिग्री। तो बेटा अब चेक करो, हमें ये तीनों एंगल मिल चुके हैं। अब बताओ F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है? दैट इज 120 डिग्री। नाउ टेल मी एंगल बिटवीन F1 एंड F3। F1 और F3 के बीच में एंगल 150 डिग्री। नाउ टेल मी एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इट इज 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री। बेटा ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये वैल्यू यहां पुट करोगे, क्या आंसर आएगा? F1 कितना है आपका? 3 न्यूटन है, 3 अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री, इट इज साइन 120 डिग्री इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, बीटा इट इज 150 डिग्री। नाउ F3 अपॉन साइन गामा, साइन गामा, गामा इट इज 90 डिग्री। तो बेटा अब यहां से हमें F2 और F3 फाइंड आउट करने हैं, हमें यहां से F2 और F3 फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यहां से F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब चेक करते हैं, 3 अपॉन साइन 120, साइन 120 का मीनिंग साइन 120 इट इज cos 30, साइन 120 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड इट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन 150, साइन 150 का मीनिंग 180 माइनस 30 एंड इट इज इक्वल टू साइन 30। सेकेंड हाफ में साइन आपका पॉजिटिव होगा और साइन 30 बेटा 1/2। नाउ अब यहां चेक करना ध्यान से बेटा, अब यहां चेक करना ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल। नाउ F2 इक्वल टू F2 equal to 3 upon √3. Now it is √3 न्यूटन, it is √3 न्यूटन। अब F2 की वैल्यू आ चुकी है, it is √3 न्यूटन। अब बारी किसकी है? अब बारी है F3 की। तो अब 3 अपॉन साइन 120 दैट इज cos 30 √3/2 इक्वल टू F3 साइन 91 हो जाएगा, इट इज 1। तो अब बोलो बेटा 6 अपॉन √3, 6 अपॉन √3 इक्वल टू F3। तो अब यहां से बोलो आपको F3 का आंसर क्या मिलेगा? अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? अब हम 6 को कैसे लिखेंगे? F3 इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3। नाउ 3 इधर है, नीचे √3 है, तो ऊपर क्या बचेगा? √3 इंटू 2। नाउ इट बिकम्स 2 √3 न्यूटन। तो F3 की वैल्यू बेटा आ चुकी है, इट इज 2 √3 न्यूटन। तो अब ये हमें मालूम चल चुका है कि F1 आपका 3 न्यूटन गिवन था और F2 आपका √3 न्यूटन आ चुका है और F3 आपका 2 इंटू √3 न्यूटन आ चुका है। तो अब हमें अगर वेरीफाई करना हो कि इन तीनों का सम, इन तीनों
फोर्सेस का सम अगर 0 है, अगर हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई हम कर सकते हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इन तीनों का सम रियलिटी में 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे F1 F2 का सम करना पड़ेगा और ये वैल्यू बिल्कुल किसके इक्वल आएगी, F3 के इक्वल आएगी। तो बेटा चेक करते हैं F1 F2 का अगर हम सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो F1 F2 का अगर हम सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 डिग्री। चेक करो F1 F2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जहां दोनों की टेल मीट करेगी वहीं पर एंगल हमें मिलेगा, जहां दो वेक्टर्स की टेल मीट करेगी वहीं पर हमें 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो cos 90 0 हो जाएगा। बोलो FR किसके इक्वल आ रहा है, बोलो F1 3 न्यूटन 9, बोलो F2 अंडर रूट 3 न्यूटन दैट इज 3, नाउ इट बिकम्स अंडर रूट 12। नाउ FR किसके इक्वल आएगा बेटा, अंडर रूट 12 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 4 2 बार आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 न्यूटन। अब चेक करो कि जो आपका FR आ रहा है, जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है किसका, F1 F2 का, वो बिल्कुल F3 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। F3 की वैल्यू क्या है, 2 अंडर रूट 3 न्यूटन और F1 F2 का रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 न्यूटन। इसका मीनिंग F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 न्यूटन, और ये बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, F3 के इक्वल आ रहा है। इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू F3, 2 अंडर रूट 3 न्यूटन। इसका मीनिंग F1 F2 के सम ने किसको बैलेंस किया, F1 F2 के सम ने F3 को बैलेंस किया। तो अब यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट क्या मिला है, when a single vector is able to balance sum of 2 vectors, then single vector is known as equilibriant vector. It is known as equilibriant vector. तो बेटा यहाँ पर हम F3 को किस नेम से बुलाएंगे, F3 is known as equilibriant vector। तो F3 को बेटा हम क्या नेम देंगे, F3 is known as इक्विलिब्रेंट वेक्टर। तो जब कोई सिंगल वेक्टर 2 वेक्टर्स के सम के इक्वल आएगा तो इसका मीनिंग वो सिंगल वेक्टर किस नेम से फेमस होगा, देन सिंगल वेक्टर इज नोन एज इक्विलिब्रेंट वेक्टर। तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रेंट वेक्टर। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने इस वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। तो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आपको नोट करना है तो इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हो, फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस आप इसको नोट कर सकते हो। तो अब हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको अब रब करने वाले हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा अभी तक हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स आएंगे, अब हमारे पास मोर देन 2 फोर्सेज आएंगे। तो अगर हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स आएंगे, अगर हमारे पास मोर देन 2 फोर्सेज आएंगे, तो अगर हमें उनको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे, हम वहां पर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। तो बेटा अगर मल्टीपल वेक्टर्स आपके किसी पॉलीगन की साइड्स के अलोंग प्रेजेंट होंगे तो उनको ऐड करने के लिए हम कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। सो whenever n number of sides are represented by
multiple vectors, then these multiple vectors can be added by using polygon law of vector addition, by using polygon law of vector addition। तो बेटा अब यहां पर सबसे पहले हम polygon law of vector addition की स्टेटमेंट को लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट number of sides of polygon represented in magnitude and direction by number of vectors taken in same order, then closing side represented by a vector taken in opposite order will be the resultant of all above vectors that are in same order, तो जो क्लोजिंग साइड होगी, जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, अगर वो क्लोजिंग साइड आपकी किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी और वो वेक्टर अगर अपोजिट ऑर्डर में होगा तो वो वेक्टर इन वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। तो वो वेक्टर, वो क्लोजिंग साइड आपकी अगर किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी तो वो वेक्टर आपका अगर अपोजिट ऑर्डर में होगा तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रिमेनिंग वेक्टर्स और all above vectors, all remaining vectors or above vectors। तो जो आपने वेक्टर्स ऊपर लिखे थे, that is number of sides of polygon represented in magnitude and direction by number of vectors taken in same order, then the closing side represented by a vector taken in opposite order will be the resultant of all above vectors, taken in same order। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी पॉलीगन के अंदर मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे तो अगर उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड आपकी उन वेक्टर्स के ऑर्डर से अपोजिट साइड में आएगी तो वो जो क्लोजिंग साइड वाला वेक्टर होगा वो इन वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा, अब चेक करते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम फिगर के थ्रू कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे। तो बेटा चेक करते हैं पॉलीगन लॉ हमें क्या बता रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। तो पॉलीगन लॉ में हम एग्जांपल ले सकते हैं रेगुलर हेक्सेगन का। तो अगर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सेगन है तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हमारे पास वेक्टर सी है, हमारे पास वेक्टर डी है, हमारे पास वेक्टर ई है। तो बेटा ए बी सी डी ई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यहां पर इस पॉलीगन में जो आपकी 5 नंबर ऑफ साइड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 sides of polygon represented by vector A, vector B, vector C, vector D and vector E, taken in same order,
ऑर्डर। तो जो क्लोजिंग साइड होगी, अगर ये क्लोजिंग साइड आपकी किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी, अगर ये क्लोजिंग साइड आपकी किसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, तो ये जो वेक्टर आएगा किस पे आएगा, क्लोजिंग साइड पे आएगा। ये वेक्टर आपका वेक्टर एफ होगा, और ये वेक्टर एफ किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ all above vectors or sum of all remaining vectors, sum of all remaining vectors। तो बेटा ये जो क्लोजिंग साइड वाला जो वेक्टर आएगा, जो क्लोजिंग साइड वाला जो आपका वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो ये आपके सामने है फिगर, और इसी फिगर की स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी है। इसी फिगर की बेटा स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी है कि इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो यहां पर चेक करो कितने वेक्टर्स आपके सेम ऑर्डर में हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर ऑफ साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 वेक्टर्स A B C D E। तो 5 साइड्स आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में 5 वेक्टर्स से यहां हमने शो की हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E। तो इन पांचों वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लास्ट वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि लास्ट जो आपकी क्लोजिंग साइड होगी, दैट इज क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर एफ विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। तो बेटा अब हमें यहां पर प्रूव करना है कि जो f है आपका वो वेक्टर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इनके इक्वल है। बेटा गलती से मैंने यहाँ f लिख दिया, तो यहाँ f नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e आएगा। तो अभी क्लियर हो गया कि वेक्टर f किसके इक्वल आएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर f आपका इन वेक्टर्स के सम के इक्वल आएगा। तो इसको प्रूव करते हैं, नो इश्यू, इसको प्रूव कर सकते हैं बेटा हम। अब देखते हैं इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए हमें 1 बाय 1 वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले वेक्टर A में हमें किसको ऐड करना है, B को ऐड करना है। तो चेक करके बताओ, अगर वेक्टर A में वेक्टर B को ऐड करोगे तो चेक करो ये दोनों वेक्टर आपके किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स के अलोंग है या नहीं है। अभी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी चेक करके बताओ ये ट्रायंगल की नंबर 1 साइड है, ये ट्रायंगल की नंबर 2 साइड है। तो आप यहां पर अगर A और B को ऐड करोगे तो यहां पर आप कौन सा एडिशन का रूल लगाना चाहोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे। यहां पर ये 2 साइड्स हैं ट्रायंगल की, यहां पर ये दोनों साइड्स आपकी ट्रायंगल की हैं, दे आर नॉट 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहां क्या लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब यहां पर इन दोनों साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और रिजल्टेंट वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो A और B के ऑर्डर से कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो बेटा आप चेक करो, इसके बाद अब हमें किसको ऐड करना है, अब हमें A प्लस B में C को ऐड करना है। तो अब हमें A प्लस B में C को ऐड करना है, तो दोबारा से बनाएंगे फिगर हम फिगर ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ A प्लस B है, अब हमें इसमें किसको ऐड करना, हमें इसमें अब C को ऐड करना है। तो अब चेक करके बताओ कि अब ये ट्रायंगल की
नंबर 1 साइड है और ये ट्रायंगल की नंबर 2 साइड है। तो अब यहां पर हमारे पास जो ट्रायंगल हमारे पास यहां पर जो ट्रायंगल गिवन होगी उसकी हमें 2 साइड्स गिवन है, दैट इज ए प्लस बी, 1 साइड ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर सी दैट इज नंबर 2 साइड ऑफ ट्रायंगल। तो अब हमें इन दोनों साइड्स को वेक्टर की फॉर्म में एज्यूम करना है। सो व्हेन 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर्स, then 2 vectors are taken in same order and then resultant of these 2 vectors must be taken in opposite order। तो अब इन दोनों का हम सम करेंगे तो वेक्टर कौन सा आएगा, इन दोनों के ऑर्डर से अपोजिट आएगा और उसका हमें रिजल्टेंट आंसर क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप चेक कर सकते हो कि ये आपकी ट्रायंगल की नंबर 1 साइड है, ये ट्रायंगल की नंबर 2 साइड है और ये दोनों साइड अगर आपकी सेम ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मैनर, अकॉर्डिंग टू साइक्लिक ऑर्डर, तो अगर a प्लस बी का ऑर्डर और c का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट इन दोनों साइड्स के ऑर्डर के अपोजिट आएगा। तो ये जो आपका वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आपका, ये वेक्टर आपका इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट आएगा और क्या आंसर आएगा, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। तो अब यहां लगाओ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। तो बेटा आप चेक करो आगे, अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी बनेगी, अब अगली ट्रायंगल क्या बनेगी, a में हमने b ऐड कर दिया, b में हमने c ऐड कर दिया, अब अगली बारी किसकी है, d की। तो अब वेक्टर एडिशन दोबारा से होगा a प्लस बी प्लस सी। नाउ इट इज 1 साइड ऑफ ट्रायंगल, नाउ दिस इज नंबर 2 साइड ऑफ ट्रायंगल। अब चेक करो 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 2 sides of triangle are represented in magnitude and direction by 2 vectors a plus b plus c and vector d। Now these 2 vectors are in same order। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा और क्या होगा, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो बेटा अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो बेटा अब लास्ट ट्रायंगल बोलो कौन सी बनेगी, अब लास्ट ट्रायंगल में आ जाओ, लास्ट ट्रायंगल कौन सी बनेगी। तो अब लास्ट ट्रायंगल आपकी ये बनेगी, इसमें आपकी ये साइड कौन सी है, दैट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d और ये आपकी e वेक्टर वाली साइड है। तो आप चेक करो 2 sides of a triangle are represented in magnitude and direction by 2 vectors, number 1 vector, number 2 vector, then their resultant will be the vector drawn in opposite order along the third side of triangle, along the third side of triangle। इसका मीनिंग इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट होगा। तो अगर इन दोनों का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज है तो अब रिजल्टेंट वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो क्लॉकवाइज होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो अब चेक करो ये आपका आएगा रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज f। तो अब बोलो बेटा f किसके इक्वल आएगा, f इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e। तो ये बेटा प्रूव हो चुका है कि when number of sides of polygon are represented in magnitude and direction by number of vectors taken in same order, then closing side represented in magnitude and direction by
by a vector drawn in opposite order will be the resultant of all vectors drawn in same order. All vectors drawn in same order. तो ये था बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये था बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So this is all about